नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज हम बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। सोने से पहले अभी मीलों लंबा सफर तय करना है। रॉबर्ट फ्रास्ट की ये पंक्तियां इन दिनों छत्तीसगढ़ के नेताओं को समझने की जरूरत है। दरअसल नीति आयोग ने परफॉर्मर स्टेट की सूची जारी की, जिसमें छत्तीसगढ़ 2 पायदान के छलांग के साथ 21वें से 19वें स्थान पर आ गया है। अब इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच श्रेय की सियासत तेज हो गई है, जबकि अब भी कई ऐसे पायदान हैं जिसमें छत्तीसगढ़ को सुधार की जरूरत है। नक्सलवाद, कुपोषण, आदिवासियों का पलायन, कई समस्याएं हैं जिन पर छत्तीसगढ़ को सुधार करना है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस फिलहाल अपनी पीठ थपथपाने में मशगूल है। आज चर्चा इसी मसले पर होगी। बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी तू-तू में शुरू हो गई है। दरअसल नीति आयोग ने सतत विकास सूचकांक जारी किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की रैंकिंग में सुधार आया है। अब इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी पीठ थपथपा रही है। कांग्रेस ने नीति आयोग की रिपोर्ट को बीजेपी को आईना दिखाने वाला बताया है। छत्तीसगढ़ को परफॉर्मर स्टेट के रूप में नीति आयोग द्वारा वर्गीकृत किए जाने का स्वागत है। छत्तीसगढ़ का कंपोजिट स्कोर 56 से बढ़कर 61 हो गया है, जो कि भूपेश बघेल सरकार के अच्छे काम से ही संभव हो पाया है। भाजपा के नेता राजनीतिक जरूरतों के कारण या अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के दबाव में छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन नीति आयोग की इस रिपोर्ट ने इन बयानबाज भाजपा नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है। हर छत्तीसगढ़ वासी को गौरव है। उधर बीजेपी भी इस रिपोर्ट को कांग्रेस को आईना दिखाने वाला बता रही है। बीजेपी के मुताबिक केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाने वाली कांग्रेस की पोल अब खुल गई है। बात बात पे केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को पत्र लिखकर बदनाम करना और यह कहना कि केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के साथ में सौतेला व्यवहार करती है, सारी चीजों का पटाक्षेप आज नीति आयोग की रिपोर्ट कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य अगर परफॉर्मर राज्य की श्रेणी में खड़ा हुआ है तो केंद्र सरकार के कारण हुआ है। किसी भी योजना में हमने सरकार के साथ में भेदभाव नहीं किया है। इस पूरे कोरोना काल में भी राज्य सरकार को वैक्सीनेशन से लेकर सारे स्वास्थ्य संबंधी मामलों में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सहयोग किया है। जिस रैंकिंग को लेकर बीजेपी कांग्रेस बयानबाजी कर रहे हैं, उसमें नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ को 19वें स्थान पर रखा है। पिछले साल के मुकाबले इसमें सिर्फ 2 पायदान की सुधार है। मतलब छत्तीसगढ़ सतत विकास के मामले में अब भी कई राज्यों से पीछे है। अब नजर डालते हैं नीति आयोग के हिसाब से टॉप 5 परफॉर्मर स्टेट कौन से हैं। 75 अंकों के साथ केरल पहले पायदान पर, 74 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे पायदान पर है। 72 अंकों के साथ आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड है। जबकि 71 अंकों के साथ सिक्किम चौथे स्थान पर है, तो 70 अंकों के साथ महाराष्ट्र टॉप 5 राज्यों में 5वें स्थान पर है। ये तो बात हुई टॉप 5 परफॉर्मर स्टेट की। अब बॉटम 5 यानी नीचे से 5 परफॉर्मर स्टेट कौन से हैं, ये भी देखिए। बॉटम 5 में 61 अंकों के साथ छत्तीसगढ़, नागालैंड और ओडिशा पहले स्थान पर। 60 अंकों के साथ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर। 57 अंकों के साथ असम तीसरे स्थान पर। 56 अंकों के साथ झारखंड चौथे स्थान पर, तो बिहार 52 अंकों के साथ बॉटम 5 राज्यों में 5वें स्थान पर है। बहरहाल नीति आयोग की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के लिहाज से उम्मीद जगाने वाली जरूर है। साथ ही इससे ये भी पता चलता है कि छत्तीसगढ़ कई क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहा है। हालांकि कई पायदान ऐसे भी हैं जिसमें सुधार की जरूरत है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। चलिए, तो इस वक्त चुनौतियां काफी ज्यादा हैं, लेकिन आगे सरकार की क्या प्लानिंग है, इस पे हम बातचीत करेंगे।
और कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है सर आपका। राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। अभय नारायण राय जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अभय जी आपका भी। सबसे पहले मैं रुक करूंगी डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी आपका। नीति आयोग की रिपोर्ट जारी हुई, उसमें छत्तीसगढ़ ने 19वां स्थान हासिल किया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? करिश्मा जी, जो नीति आयोग ने थर्सडे को जो रिपोर्ट रिलीज की है, बेसिकली वो क्या है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके आधार पर इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल, ये इन 3 पैरामीटर्स पर ये रिपोर्ट उन्होंने जारी की है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप समझते होंगे बहुत अच्छे से कि डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस कुछ चीजों को, नेक्स्ट जनरेशन को बचा के रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूएन का सजेशन था जिस पर नीति आयोग ने ये 2018 से इसको शुरू किया है। छत्तीसगढ़ ने जो काम किया है, आज जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उपयोग इंपॉर्टेंस है। और ये 2020-21 की रिपोर्ट उस दौरान आई है जब छत्तीसगढ़ या पूरा देश 2020 में कोविड से, 2021 की रिपोर्ट है, कोविड से घिरा रहा। तो मैं पहले बात तो छत्तीसगढ़ को, स्टेट को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि वो राज्य कम से कम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत प्रायोरिटी पर है और यूनाइटेड नेशंस की भी प्रायोरिटी पर है, उस पर कुछ ना कुछ उसने सुधार किया है। लेकिन आपको एक चीज और देखना होगी कि जैसे कि आपने देखा होगा मनरेगा में छत्तीसगढ़ ने पिछले साल टॉप किया था, सबसे टॉप काम देने में सबसे ज्यादा आगे था, लेकिन उतना आगे तो नहीं है, सुधार तो किया है लेकिन बॉटम से भी तो 5 पोजीशन पर है। अगर बॉटम में बिहार सबसे नीचे है तो छत्तीसगढ़ भी वहां है, उतना बेहतर तो नहीं किया लेकिन हाँ सुधार किया है। इसके लिए यहाँ पर और सुधार की आवश्यकता है। और छत्तीसगढ़ में स्पेशली क्योंकि माइनिंग बहुत बड़ा वहां पर एक सेक्टर है, और उस सेक्टर में काम करते हुए अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, एनवायरमेंटल अगर रैंक अच्छी पाई है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ एक आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा काम कर रहा है। अब चूंकि राजनीतिक बात है करिश्मा जी, कि राजनीति में कहीं कोई कहते हैं कि आप दोनों पार्टीज की, सेंट्रल की अगर बीजेपी गवर्नमेंट है और यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो ये थोड़ा सा चलता है कि आपने वहां सपोर्ट नहीं किया, मैंने यहाँ सपोर्ट नहीं किया। लेकिन नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें कहीं आपको कुछ नहीं दिखता, ट्रांसपेरेंसी दिखती है कि साफ ट्रांसपेरेंट है कि उसमें छत्तीसगढ़ ने जो काम किया, जो परफॉर्म किया, उसका उन्होंने उनको पाया है उन्होंने। ठीक है डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, आऊंगी आपके पास, लौटूंगी। राजीव चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, अभय नारायण जी आपके पास पहले आना चाहूंगी। अभय जी, किस तरीके से देखते हैं? ठीक है, सुधार हुआ है लेकिन अभी और सुधार की जरूरत है। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है करिश्मा जी। विकास पे जितना काम किया जाए, योजनाबद्ध काम किया जाए, तो विकास चलने वाली सतत प्रक्रिया है जी। और छत्तीसगढ़ राज्य हमको जब मिला 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद, छत्तीसगढ़ को बने 20 साल हुए और उस 20 साल में से 3 साल कांग्रेस की सरकार रही और अभी कांग्रेस सरकार है। बीच के महत्वपूर्ण 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी 10 साल तक। और अब स्थिति उल्टी हुई है कि वहां केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। और जिस तरह ये 2 साल में हमारे 2% कम हुए, 21 से हम 19% पे, 19वें पायदान पे आए, तो ये 2% कम करने में जो योगदान रहा वो भूपेश बघेल सरकार का रहा। केंद्र की योजनाओं को और विशेषकर रोजगार मूलक योजनाओं को, कि हम केंद्र की योजनाओं को भी लागू करें और छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार भी दें। तो जो उसमें 15 सालों में काम होता ही नहीं था, 15 सालों में जो लोग विकास के दर से पीछे हो गए थे, उसको लेके आगे बढ़ने का मतलब एक कर्जदार स्टेट को, एक कर्जा सहित स्टेट हम पाए, उसको कर्जे को मेंटेन करते हुए किसानों की चिंता, बेरोजगारों की चिंता, जिसे हमने मनरेगा में काम किया। मनरेगा कांग्रेस के यूपीए के जमाने की योजना थी। नरेंद्र मोदी जी ने मनरेगा को लेकर बड़ी बड़ी बातें लोकसभा में की थी, लेकिन हमको मौका जब मिला और मनरेगा में यहाँ पे फंड आया केंद्र का, तो हमने उसमें रोजगार मूलक काम किए और पिछले साल हम पूरे देश पे फर्स्ट रहे। अभी भी मनरेगा में हमारी अच्छी स्थिति है। कुपोषण को लेकर हमने बहुत अच्छा काम किया, तो पोषण योजना सरकार की हमारी बहुत काम की है।
और आज जो आर्थिक स्थिति छत्तीसगढ़ की है, इससे वित्त मंत्री को और प्रधानमंत्री को भी सबक लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की इस परिस्थिति में, कोविड-19 की परिस्थिति में भी बाजार खुल जा रहे हैं। जी, कांग्रेस हमेशा ये कहती रही है, अबे जी सुनिए तो, दिख रही है तो वो छत्तीसगढ़ की योजनाबद्ध तरीके से काम ठीक है। मैं सर आपकी उपलब्धियां यहाँ पे जिस तरीके से, मेरे पास भी पूरा खाका तैयार है कि छत्तीसगढ़ सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही है, लेकिन एक बात बताएं, सरकार हमेशा ये कहती रही कि केंद्र की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो सपोर्ट मिला होगा, तभी तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट जो निकलकर सामने आई, इसको तो ट्रांसपेरेंट मानते हैं ना सब, इसको तो ट्रांसपेरेंट आप मानते हैं ना। अगर यही पे अगर ये आंकड़ा थोड़ा सा पीछे होता तो आप फिर आरोप लगाते। करिश्मा जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यही सोचना चाहिए कि लोकतंत्र में संघीय व्यवस्था काम करती है। केंद्र में किस पार्टी की सरकार महत्वपूर्ण नहीं है, केंद्र सरकार महत्वपूर्ण है। राज्य में किसकी सरकार महत्वपूर्ण नहीं है, राज्य सरकार महत्वपूर्ण है। और राज्य सरकार परफॉर्मर है, आप योजना भेजेंगे, हमको काम करना है, तो जितना अच्छा हम काम करेंगे उतना परफॉर्मेंस होगा। राजीव जी, आपकी योजना है, लेकिन आप भेदभाव तो वहीं करते हैं ना कि अपने स्टेट को ज्यादा पैसा देते हैं और दूसरे पार्टी के स्टेट को कम पैसा देते हैं। जी, आज जो भी आप परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, राजीव जी को कहने दीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। अबे जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास निश्चित तौर पर। कुछ योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार की, वो सराहनीय हैं, लेकिन कुछ और चीजें भी हैं सर, उस पर मैं बात करूंगी। राजीव जी अभी आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। कांग्रेस का ये कहना है कि जो हमें प्रदेश सौंपा गया, जिन परिस्थितियों में, उनका ये कहना है कि कुपोषण सबसे ज्यादा था और छत्तीसगढ़ किन परिस्थितियों में हमें सौंपा गया है, कहीं ना कहीं हमने सुधार किया है और ये भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियां हैं। वही बात है कि वक्त तिलमन को लहू हमने दिया, बाहर आई तो कहते हैं कि अब तेरा कोई काम नहीं। हमको छत्तीसगढ़ को देखिए, विकास का अगर मॉडल अगर कहीं सफल हो रहा है तो सबके लिए खुशी की बात है। हम इस राज्य के नागरिक हैं, इसमें कोई राजनीतिक दुराग्रह की बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोग खुद कहते हैं कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का काला पानी का हिस्सा हुआ करता था। ये कांग्रेस के लीडरान कहते थे, ये कांग्रेस के कुंवर महमूद अली का कोट किया हुआ पुस्तक है कि काला अध्याय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का। अब जब छत्तीसगढ़ पिछले 15 वर्षों में विकास की नई इबारत और नई इमारत लिखा, और इस इमारत और इबारत में खुद भूपेश बघेल जी अपनी सरकार चला रहे हैं, और वो उनके नुमाइंदे ये कहे कि हमें कुपोषण की समस्या थी, तो ये बड़ी हास्यास्पद है। चलनी का है सूजा से कि तोहरा पीछे छेद, तो बोलना नहीं चाहता। लेकिन छत्तीसगढ़ की अधोरचना में जो विकास हुआ, छत्तीसगढ़ के किसानों की अगर दशा दिशा सुधरी, छत्तीसगढ़ के में अगर इतने सारे मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, जो विकास के जो बड़े बड़े सपने देखे गए थे वो अगर पूरे हुए, सड़कों का जाल है, पुल पुलियों का जाल है, तो उसका कारण यही है कि 15 वर्षों में केंद्र और राज्य के बीच में एक अच्छा समन्वय था। और छत्तीसगढ़ के जो आज जो आप सूचकांक देख रहे हैं, जैसे पैनलिस्ट भी बैठे हुए थे शर्मा साहब, उन्होंने जो कहा बिल्कुल मैं सहमत हूँ, ये सतत विकास हुआ है और इसकी वजह से आज छत्तीसगढ़ विकास के आगे राह में चल पड़ा। अब ये बॉटम का है, हम तो चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ टॉप में आगे रहे, हर चीज में आगे रहे, चाहे नागरिकों की सुविधा की बात हो, किसानों की सुविधा की बात हो, विद्यार्थियों की बात हो, सारी चीजों में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। और कारण यही है कि पिछले 15 वर्षों में जो समन्वय हुआ, जो स्थापित हुआ, और आने वाला अभी और आवश्यकता हमें इसमें कुछ नहीं होना है। 15 साल में आपने नक्सलवाद का खात्मा आखिर क्यों नहीं किया? 15 साल में नक्सलवाद, कुपोषण, ये भी तो एक बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ की बनी हुई थी, इसको लेकर आपने क्या कुछ काम किया? करिश्मा जी, अगर हमने हरा आतंक को खत्म किया कश्मीर में, जो सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद होते थे, उसको हमने 65 वर्ष में खत्म करने की कोशिश की है, तो ये जो लाल आतंक है जो पिछले 30-40 सालों में फैला है, उसे भी खत्म करेंगे। उसका जो राजनीतिक साहस है वो हमारे अंदर है। हमने पिछले 15 वर्षों में जो नक्सलवाद थे उनके साथ पुनर्वास पैकेज की भी बात की है, जहां ऑपरेशन की जरूरत थी वहां अर्धसैनिकों के बलों को भेजकर ऑपरेशन भी किया है, तो गोली भी दागी गई है और साथ में बातचीत की भी कोशिश की गई है। समय आने दीजिए, हर चीज का समय वही है ना। 15 साल में जब आप खात्मा नहीं कर पाए तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कांग्रेस पार्टी से? अभी तो वो आई है सत्ता में। एक और सवाल है मेरा आपसे, ये बताएं कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं केंद्र और राज्य में एक समन्वय बना रहा, तो आप क्यों नहीं आखिर केंद्र और राज्य में समन्वय बना है? क्यों कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि भेदभाव किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के साथ? देखिए, ये एक राजनीति परिपक्वता रहती है। ये आप अगर देखेंगे तो नवीन पटनायक जी को
भले विपक्ष के, हमारे विपक्षी हैं, लेकिन उन्हें एक परिपक्व नेता माना जाता है। वो परिपक्वता के साथ केंद्र के साथ, चाहे किसी के भी, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे या नरेंद्र मोदी जी रहे, उनके साथ एक साझा पुल तैयार करते हैं, एक समन्वय स्थापित करते हैं और बहुत अच्छा विकास। आप, उनका भी नाम है उड़ीसा में। आप अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को देखेंगे तो हमारे विरोधी हैं, लेकिन सारे लोग उनका सम्मान करते हैं। तो वो राजनीतिक परिपक्वता हमारे यहाँ के जो पिछले 2.5 वर्ष से मुखिया है, उनके अंदर वो परिपक्वता नहीं है। वो बहुत एग्रेसिव है। वो चाहते हैं कि 10 जनपद के अंदर मेरा नाम आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी में जो रस्साकशी चल रही है, जो एक फायर फाइटिंग चल रही नेताओं के बीच में, एक तरफ K21 जो एक ग्रुप है, गुलाम नबी आजाद जी है, कपिल सिब्बल जी, उनको हाशिए पे धकेल दिया गया। तो वो चाहते हैं कि उनका नाम आगे बढ़े। इस लड़ाई में वो अपने राजनीतिक कद को आगे बढ़ाने के लिए और राज्य को पीछे छोड़ दे रहे हैं और वो केंद्र के साथ एक टकराव करते हैं। हर चीज में एक टकराव चाहते हैं। हालांकि वो जोश है, वो युवा है, उस जोश में वो होश को बैठते हैं कि राज्य का आर्थिक नुकसान हो रहा है। राज्य के साथ जो पैकेज लाना चाहिए वो होमवर्क में कमी होती है, कभी वैक्सीन की कमी हो जाती है, कभी बारदाने की कमी हो जाती है। तो ये जो राजनीतिक परिपक्वता है या जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि मुझे अपने राज्य के लिए काम करना है, अपने जनता के लिए काम करना है, वहां ये कमी दिखती है। वहां ये समन्वय एक बहुत बड़ा एक वैक्यूम दिखता है। ठीक है अभय जी, आप तो इस वैक्यूम को आखिर फुलफिल कैसे किया जाए, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। वैक्यूम तो आप दोनों ही फुलफिल करेंगे ना, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ही फुलफिल करेगी ना, एक तरफा तो कोई चीजें नहीं हो पाएंगी। अभय जी, आपसे कुछ सवाल हैं। देखिए, चुनौतियां इस वक्त छत्तीसगढ़ के सामने कई हैं। सवाल यह है कि वैक्सीन को लेकर लगातार बात यह की जा रही थी कि केंद्र की तरफ से वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। हालांकि आज जानकारी मिली कि 1 लाख के ऊपर करीबन कोविशील्ड के डोज पहुंचे हैं। लेकिन एक ये भी जानकारी है कि कोरोना काल में वैक्सीन की रफ्तार काफी धीमी छत्तीसगढ़ में ही आखिर क्यों रही। अब इसका ठीकरा आप केंद्र पर मत फोड़िएगा। दूसरी चीज ये भी निकलकर सामने आई कि कोरोना काल में वैक्सीन की बर्बादी पर छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है। ये सवाल बार बार उठ रहा है, आखिर ऐसा क्यों? वैक्सीन की बर्बादी क्यों हो रही है? इसमें भी क्या केंद्र जिम्मेदार है, राज्य सरकार की इसमें जिम्मेदारी नहीं है? करिश्मा जी, पहले मैं आप सुधार कर दूं कि बर्बादी के जो आंकड़े 30% आए थे दूसरे नंबर के, वो गलत आंकड़े थे। अच्छा, वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी मान चुके हैं, जारी नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे। अलग बात है 0.81% जो एक नॉर्मल होता है कि एक नॉर्मल चीज है कि बच गई, बर्बाद हो गई, टूट गई, गिर गई। दूसरी चीज आपने कहा, अभी आपने चक्रवर्ती जी हमारे बड़े भाई हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। उन्होंने सारी बातें कही, लेकिन 15 साल के सवाल पे वो राष्ट्रीय चरित्र कांग्रेस का बखान करने लगे और इतिहास बताने लगे। मेरे पास भी आरएसएस का और भाजपा का इतिहास है और चरित्र है, लेकिन विषय है कि छत्तीसगढ़ परफॉर्मर राज्य का दर्जा पाया है, 21वें से 19वें पायदान पे आया। और उनकी उस बात का मैं स्वागत करता हूं कि विकास के काम पे सबको मदद करनी चाहिए। हमको जीएसटी का पैसा नहीं मिलता तो हम विरोध करते हैं, हमको कोयला रॉयल्टी का पैसा नहीं मिलता तो हम विरोध करते हैं। और वैक्सीन के मामले में हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय नीति बने, सभी राज्यों को बराबर मिले, गुजरात को ज्यादा मिले और छत्तीसगढ़ को कम मिले। ये स्थिति नहीं होना चाहिए। आपने 45 वर्ष के ऊपर का जो हमको वैक्सीन दिया, पर्याप्त मात्रा में दिया, और हम छत्तीसगढ़ के लोग, हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ सरकार सबसे प्रथम नंबर पे रही 45 साल के ऊपर वालों को डोज लगाने में। आज ही जानकारी प्राप्त हुई है कि जो हमारे फर्स्ट लाइन वॉरियंट थे उनको 100% हो गया। छत्तीसगढ़ में 100% टीके लग गए, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के 100% टीके लग गए, पुलिस को लगभग 100% टीके लग गए, उनके परिवारों को टीके लग गए। हमको टीका उपलब्ध हो जाएगा, चाहे कंपनियां पैसे में दे दें या केंद्र सरकार टीके बेच दे। हम 3 लाख डोज प्रतिदिन लगाने की व्यवस्था। तो सर ये डोज तभी आते ना, ठीक है, ये डोज तभी आते ना, खाली बैठे हैं, ठीक है, आप लोग रोज दिखा रहे हैं हमारे सेंटरों को। अबे जी, ये डोज तभी आते ना, पहले इस पे सियासत नहीं होती। पहले तो आप इन वैक्सीन को लेकर ही कई सवाल खड़े कर रहे थे कि वैक्सीन सुरक्षित है कि नहीं है, फिर जैसे ही आपको लगा कि ठीक है अब वैक्सीन का ट्रायल हो चुका तो वैक्सीन सुरक्षित है। देखिए, करिश्मा जी, आप किसी डॉक्टर के पास जब जाती हैं तो आप डॉक्टर चॉइस करती है ना, किस डॉक्टर के पास जाऊं। आपके शहर में 20 डॉक्टर होते हैं,
आप बेस्ट डॉक्टर के पास जाने का प्रयास करती हैं। छत्तीसगढ़ी क्यों छत्तीसगढ़ के चॉइस कर स्वास्थ्य रहे? मंत्री चाहते थे कि जो टीका अच्छा हो, जिसकी प्रामाणिकता हो, 2.5 लाख डोज बर्बाद कर दिया। छत्तीसगढ़ अपने स्टेट की चिंता करेगा। मैं अगर छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य मंत्री हूं तो मैं अपने स्टेट की चिंता करूंगा। ठीक है, मैं डॉक्टर मध्य प्रदेश की चिंता सत्यप्रकाश नहीं जी, करूंगा, मैं डॉक्टर गुजरात की सत्यप्रकाश चिंता नहीं जी, करूंगा। क्या कहेंगे लेकिन आप? हम चाहते थे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पूरे देश की चिंता करें। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, करिश्मा और जी, छत्तीसगढ़ इस पर वैक्सीन परफॉर्म कर रहा है और बहुत आगे जाएगा ये 3 साल हेलो। और। जी करिश्मा जी, जी आपने सुना दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं की बातचीत। फिर क्या कंक्लूडिंग रिमार्क मैं चाहूंगी सर आपसे, क्या आप सोचते हैं अभी छत्तीसगढ़ के सामने कितनी चुनौतियां हैं, क्योंकि नक्सलवाद, कुपोषण, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक कई बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों को भी अभी छत्तीसगढ़ को पार करना है। देखिए करिश्मा जी, एक ट्राइबल स्टेट है छत्तीसगढ़ जी, और ये ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट होने के कारण यहाँ पर हेल्थ इशू, मलन्यूट्रिशन और नक्सलॉइड, ये 3 बड़ी समस्याएं हैं वहां की। लेकिन इन समस्याओं को जब निपटा जा सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कॉर्पोरेशन के साथ बात करेंगे तो निश्चित समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि अगर अकेला स्टेट भी नहीं कर सकता, अगर स्टेट अलग अलग चलेगा तो भी नहीं कर सकता। अब रहा सवाल वैक्सीनेशन का, एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो आपने आज बात कही है कि छत्तीसगढ़ का जो रैंक आया है नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, उस रैंक में अगर छत्तीसगढ़ ने 2 पॉइंट आगे किया है या उसका वहां पर जो इंडेक्स है उसमें 5 पॉइंट का इजाफा हुआ है, 6 पॉइंट का, ये छत्तीसगढ़ के राज्य के लोगों के लिए, वहां के दोनों पॉलिटिकल पार्टी, जो अपोनेंट पार्टी वो भी और रूलिंग पार्टी, उनके लिए बहुत खुशी की बात है। उनको इस पर विचार करना चाहिए कि हमारा छत्तीसगढ़ क्यों ना केरला बन जाए, हमारा छत्तीसगढ़ क्यों ना तमिलनाडु बन जाए, क्यों ना हिमाचल प्रदेश बन जाए। इस पर विचार गहराई से होना चाहिए, एक बात। दूसरा बात, जो आपने कहा वैक्सीन के जो पॉलिसी है, मेरा जो मानना है, मेरा जो अध्ययन है, उसके आधार पर कभी भी जब इस टाइप का कोई कार्यक्रम होता है तो उसको सेंटर को नेशनल प्रोग्राम घोषित करना चाहिए। यहाँ मेरा थोड़ा सा ये सोच है कि 18+244 ये अलग प्रोग्राम है जी, +45 अलग प्रोग्राम है। वो सेंटर हैंडल कर रहा है, ये स्टेट हैंडल कर रहा है। ये प्रोवाइड करने की अलग अलग व्यवस्था कहीं ना कहीं राज्यों की व्यवस्था को भंग करेगी। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के सीएम एक बड़ा अच्छी बात कही थी, इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ये हर स्टेट की सिचुएशन थोड़ी अलग है। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसा प्रोग्राम सेंटर को बनाना चाहिए। मैं उसके लिए सभी मुख्यमंत्रियों को लीड करते हुए पीएम से बात करूंगा कि जिससे कि एक सेंटर ऐसी पॉलिसी बनाए सभी पूरे देश में एक तरीके से वो वैक्सीन लोगों को बिल्कुल। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये 19वें स्थान पे छत्तीसगढ़ पहुंचा है तो कहीं ना कहीं दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों को अब विचार का यहाँ पे विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि किस तरीके से इसको और आगे बढ़ाएं, क्योंकि उत्तराखंड जैसा एक ऐसा राज्य है जो छत्तीसगढ़ से आगे, तो चुनौतियां अभी काफी हैं, लेकिन उपलब्धियां भी छत्तीसगढ़ सरकार की, खासतौर से बघेल सरकार की, जिस तरीके से जो योजनाएं चलाई जा रही है वो भी सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी है केंद्र और राज्य का मिलकर काम करना। फिलहाल खास पेशकश में इतना है।